प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम को लेकर के मैंने प्राय सभी पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से चर्चा की है। पाठ्यक्रम अब आपको याद हो गया होगा। अभी हाल ही की 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की रीतिकालीन काव्य, जिसमें कुल 8 कवियों की कविताएं, उनके प्रमुख पद संकलित हैं, जिसमें हमने प्रथम अध्याय जो आपका है आचार्य केशवदास के पदों का पिछली 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है। कवि केशवदास जी पर हमने विस्तार से चर्चा की है। इनकी जो पुस्तक लिखी हुई है महाकाव्य रामचंद्रिका, जिसके पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिस पर हमने विस्तार से बातें की है, उन पदों की व्याख्या की है और विस्तार से मैंने उनका भावार्थ आपको समझाया है। आपके 3 आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं, तो आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ कवि केशवदास, जिसको हाल ही में आपने पढ़ा है, जिनके ऊपर एक मॉडल आंसर मैंने बनाया है आपके लिए, और उसको मैं 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज मैं आरंभ कर रहा हूँ कवि केशवदास पर। ये मॉडल प्रश्न हैं। केशव को सर्वाधिक सफलता संवादों में मिली है, इस कथन की साधारण समीक्षा कीजिए, अथवा केशव की संवाद योजना बेजोड़ है एवं सर्वोत्कृष्ट मानी गई है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस तरह का ये संवाद योजना पर केशवदास जी का एक प्रश्न आता है। और भी कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे कवि केशव को हृदयहीन कवि क्यों कहा जाता है, समीक्षा कीजिए, या कवि केशवदास के काव्यगत विशेषताएं यानी उनके भाव पक्ष और कला पक्ष को स्पष्ट कीजिए, या केशव जो है रीतिबद्ध कवि है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह से कवि केशवदास द्वारा लिखी हुई रामचंद्रिका पर टिप्पणी लिखिए, या रामचंद्रिका की काव्यगत विशेषताओं को उजागर कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। तो आज एक मॉडल प्रश्न का उत्तर मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ इसका। तो हम आरंभ करने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुनिए। रीतिकाल के प्रमुख सृजनधर्मी कलाकारों में आचार्य कवि केशव का अपना अलग स्थान है। उन्होंने एक और रामचंद्रिका जैसी प्रबंधात्मक कृति की रचना की है और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, तो दूसरी ओर कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों का सृजन करके, ये दोनों ग्रंथ काव्य शास्त्र से संबंधित है, साहित्य शास्त्र में इन्होंने अपने इन पुस्तकों के माध्यम से आचार्यत्व पद को अलंकृत किया है, सुशोभित किया है। इनका जन्म संवत 1618 तथा निधन संवत 1680 में हुआ। इनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत के प्रकांड पंडित के रूप में इनके पिताजी काफ़ी विख्यात रहे हैं, और इनसे संबंधित एक पद कवि केशवदास जी ने इनका परिचय देते हुए लिखा है। भाषा बोली ने जानई जिनके कुल के दास। जिनके कुल के दास अर्थात कवि केशवदास जी के कुल में, वंश में अन्य कोई भाषा बोली ही नहीं जाती थी सिवाय संस्कृत के। भाषा कवि भू मंदमती ते ही कुल केशवदास। यानी यहाँ ये कहा गया है कि यदि कोई इनके वंश में यदि संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करता कोई कवि, तो वो मंदमती का कहलाता था, यानी कम बुद्धि वाला कहलाता था, ये कवि केशवदास जी कह रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ से ही केशव को, यानी कवि केशवदास को राज दरबारों की चकाचौंध देखने का अवसर मिला था। इस कारण उनकी रुचि अलंकार और वक्रोक्ति में अधिक रमने लगी थी। कवि के साथ साथ आचार्य परंपरा का निर्वाह भी वे करने लगे थे। परवीण राय नाम की एक विदुषी
वैश्या स्त्री भी इनकी शिष्या थी। ओरछा दरबार में इनका भरपूर सम्मान था। केशव ने जिन ग्रंथों की रचना की है उनमें देखिए, ध्यान दीजिए आप, उन रचनाओं में विशेष तौर पे रामचंद्रिका जो एक प्रबंध काव्य कृति है, रतन बावनी, रसिक प्रिया, नखशिख, बारहमासा, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अतः केशवदास जी को ही रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना जाना उपयुक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि की संज्ञा दी है। इन्होंने आचार्यत्व और पांडित्यपूर्ण बनने का प्रदर्शन किया, जिससे इनका काव्यत्व कुंठित हो गया और उसे समझने में बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती हैं। फिर भी उनके काव्य का प्रभाव, आकर्षण, उनके चमत्कार प्रदर्शन एवं अद्भुत संवाद योजना में ही है। हिंदी काव्य परंपरा में उनकी संवाद योजना बेजोड़ है, जिसकी छत्र छाया में इनके काव्य की कुछ कमियां जो उभर कर आती है वो छिप जाती है। हम आगे बढ़ते हैं केशवदास जी के काव्य में जो संवाद योजना है उसकी ओर। संवाद का सामान्य अर्थ है दो या दो से अधिक पात्रों के मध्य हुई बातचीत को ही हम संवाद की संज्ञा देते हैं। वैसे संवाद नाटक का एक मुख्य तत्व है। नाटक के जो 6 तत्व माने गए हैं उसमें संवाद योजना नाटक का मुख्य तत्व है। परंतु कोई कवि अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए कविताओं के अंतर्गत भी संवादों का प्रयोग कर देता है तो उसमें अतिरिक्त आकर्षण और नाटकीयता आ जाती है। चमत्कारवादी एवं पांडित्य प्रदर्शन में प्रवीण कवि यानी पटु कवि केशवदास संवाद लेखन में भी बड़े निपुण थे। वस्तुतः उन्हें संवाद लेखन में विशेष सफलता मिली है। केशव ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह जी की सभा के सभा रत्न थे। राज दरबार में वे प्रत्येक आचरण और व्यवहार में एक गरिमा, शिष्टता तथा शालीनता जो होती है वो इनके आचरण में भी देखने को मिलती है। केशव ने दरबारी सभ्यता, शान शौकत और छोटे बड़े पदों में विभक्त राज दरबार के अनुरूप ही अपने काव्य रामचंद्रिका तथा अन्य ग्रंथों में संवादों की योजना की है। एक और उन्हें पांडित्य प्रदर्शन का अवसर मिला तो दूसरी ओर संवाद योजना में कलात्मक अभिव्यक्ति तथा उत्तर प्रत्युत्तर के द्वारा अपने नीरस होते हुए काव्य को आकर्षक बनाने में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। संवाद योजना की सफलता के पीछे उनकी हृदयहीनता और कठिन काव्यत्व के दोष प्राय छिप जाते हैं। सफल जो संवाद होते हैं उनके कुछ मूलभूत तत्व होते हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, नाटकीयता एक पहला गुण है, श्रेष्ठ संवादों का प्रथम और अनिवार्य गुण माना गया है। साथ ही संवाद जो है वो चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करने वाले होने चाहिए। कथानक को अग्रसर यानी कथा को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए। किसी घटना की पूर्व सूचना देने वाले होने चाहिए। साथ ही जो संवाद होते हैं उनमें नाटकीयता, चटुलता, रोचकता, संक्षिप्तता आदि गुणों का समावेश होना चाहिए। इन्हीं गुणों के कारण संवादों में जीवंतता आ जाती है जो प्राय सजीव दृष्टिगत होते हैं। प्राय सभी विद्वान आलोचक इस तथ्य पर एकमत हैं कि केशव संवाद लेखन में बड़े सिद्ध हस्त थे। उनकी सफलता का कारण यह था कि कवि का निजी जीवन, क्योंकि उनके परिवार में संस्कृत का बोलबाला था, इनके पिता भी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे
राज दरबार में जीवन व्यतीत करने से राजनीतिक दांव-पेचों और कूटनीति का जितना प्रत्यक्ष अनुभव एवं ज्ञान कवि केशवदास जी को था, उतना हिंदी के प्राय किसी अन्य कवि को नहीं था। संवाद लेखन के लिए भाषा में प्रांजलता, पारंगतता या प्रवीणता और व्यवहार कुशलता परम आवश्यक है। केशव के संवाद प्रत्युत्पन्नमति यानी प्रश्न करते ही उत्तर मिलता है, प्रत्युत्पन्नमति और सूक्ष्म मनोविज्ञान के परिचायक है। मनोविज्ञान यानी इनके संवादों से मनुष्य के मन के विज्ञान को जाना जा सकता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। व्यंग्य जो संवाद का आधारभूत तत्व है, ये भी केशवदास जी के संवादों में पाया जाता है। व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण को अपना करके इन्होंने संवाद रचे हैं। केशवदास जी के द्वारा जो संवाद लिखे गए थे, उन प्रमुख संवादों में मैं यहाँ पर आपके समक्ष उल्लेख करना चाह रहा हूँ। केशव की रामचंद्रिका में निम्न प्रमुख संवाद हैं, जैसे सुमति विमति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद, राम जानकी संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, शूर्पणखा राम संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद, रावण अंगद संवाद, भरत कैकेयी संवाद, लव कुश संवाद, रावण हनुमान संवाद, विश्वामित्र दशरथ संवाद इत्यादि अनेक संवादों की सफल योजना कवि केशवदास जी की रामचंद्रिका में हमें देखने को मिलती हैं। वस्तुतः इतने संवादों की यदि योजना उनके काव्य में है तो निश्चित तौर पे उनकी संवाद योजना अत्यंत सफल है या रही है। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। केशवदास द्वारा जो प्रयुक्त जो संवाद हैं, उनमें काफ़ी विशेषताएं झलकती हैं और संवादों के प्राय सभी गुण उनके काव्य में हमें मौजूद मिलते हैं, जो एक सफल संवाद योजना के लिए आवश्यक होते हैं। उनके संवादों में नाटकीयता, जीवंतता, संक्षिप्तता के आवश्यक गुण सहज ही देखने को मिल जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्त मन से यानी बहुत स्वच्छंद होकर के केशवदास जी की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए कहा है कि केशव को सर्वाधिक सफलता संवादों में मिली है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है। इसी को ही हम यहाँ चरितार्थ करने जा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि उनकी संवाद शैली पर सभी लट्टू हैं, सभी उनके प्रिय बन जाते हैं, सभी उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। उनके संवादों में न केवल पात्रानुकूल, क्रोध और उत्साह आदि भावों की सुंदर व्यंजना हुई है, बल्कि वाक्पटुता, वाक्चातुर्य और राजनीतिक दाव पेचों की सबल अभिव्यक्ति भी हुई है। संक्षेप में केशव के संवादों की जो विशेषताएं हैं, हम निम्न बिंदुओं का आधार पर यहाँ स्पष्ट करने जा रहे हैं। और पहली जो विशेषता यहाँ हमारे समक्ष उभर करके आती है, वो है कथाक्रम को अग्रसित करने वाले संवाद। यानी जो उनके संवाद हैं वो कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं, कथा की पूर्व सूचना देकर के उस कड़ी को आगे की ओर अग्रसर करने वाले हैं। हम यहाँ पहली विशेषता को लेकर के आगे बढ़ने जा रहे हैं, कथाक्रम को अग्रसित करने वाले संवाद। इस प्रकार के संवाद कथाक्रम को गति देने वाले होते हैं, घटनाओं को पूर्वापर संबंध के आधार पर संकलाबद्ध करते हैं, यानी पूर्व की घटना और बाद की घटना में संबंध स्थापित करते हुए उसको कड़ी को जोड़ते हैं। निम्न पंक्तियों में वर्णित रावण मारीच संवाद का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, वो ऐसा ही एक उदाहरण है। रावण राम के विरुद्ध होकर महर्षि मारीच की सहायता लेने उनके पास जाते हैं। तब मारीच उसे राम की शक्ति के प्रति सचेत करता है, रावण को सचेत करते हैं मारीच, परंतु रावण उनकी एक नहीं सुनता है। यहाँ देखिए, ये संवाद आपके समक्ष हैं। रावण यहाँ कह रहे हैं, तू अब मोहि सहायक मेरो, तू अब हो ही सहायक मेरो, अर्थात हे मारीच, तुम्हें अब मेरा ही सहायक बनना पड़ेगा। हो बहुते गुणमानी हो तेरो, मैंने तुम्हें बहुत सम्मान दिया है, तुम्हारे गुणों का सम्मान किया है, तुम बहुत
सर्वगुणी हो, इसलिए मैंने तुमको बहुत माना और अब तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, मेरा सहायक होना पड़ेगा। जो जो हरि सीति ही ल्यांधन में है, अर्थात मैंने हरि अर्थात हरण करके, सीता का हरण करके मैं अपने पास लेकर के आ गया हूँ, या ल्यांधन में है, या फिर मैं सीता का हरण करने के लिए मैं जा रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर स्पष्ट हैं। जो हरि यानी हरण कर लिया, सीती ही ल्यांधन में अर्थात मैं सीता का हरण करने के लिए जा रहा हूँ। वे भ्रमी शोकन ही मरीजे हैं और वे फिर भ्रमण करते करते सीता के शोक में ही मर जाएंगे। फिर मारीच कहते हैं, रामई मानुष के जनी जानो, अर्थात प्रभु श्री राम एक मनुष्य हैं, एक लौकिक पुरुष हैं, लोकावतार हुआ उनका, तुम उनके बारे में अच्छी तरह से जान लो। पूर्ण 14 लोक बखानो, वो परिपूर्ण ब्रह्मा हैं और 14 लोकों में उनका बखान हो रहा है, उनका वर्णन हो रहा है, फिर भी तुम ऐसी सीता का हरण करने की बात सोचते हो। फिर रावण कहते हैं, तू अब मोही सिखावत है सठ, अर्थात तू मुझे ही अब सिखाने चला है। मारीच को रावण कहते हैं, मैं बस लोक करे अपनी हट, मैं बस कुछ ही क्षण में इस सारे लोक को अपनी जिद्दी पर अपने वश में कर सकता हूँ, तो तुम कौन सी बिसात हो। इस तरह से यहाँ रावण मारीच के बीच में जो संवाद चला वो कथाक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं, कथा को आगे गति देने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ये जितने भी नोट्स आपके समक्ष आ रहे हैं, आपके कक्षावार जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, विषयवार प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर CCE राज पर हम इन सभी वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं। आप यदि इन वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, इन वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये इतने इम्पोर्टेंट नोट्स हमारी जो व्यक्तिगत संपत्ति हैं जिनको हम बना करके तैयार करते हैं आप लोगों के लिए कक्षाओं में पढ़ाने हेतु, और वही की वही मूल चीज़ हम PDF नोट्स बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं। तो आप इनको अति महत्वपूर्ण समझें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर और इन सभी नोट्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, याद कर लें। जिन विद्यार्थियों के अभी भी व्हाट्सएप नंबर नहीं है या जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो हमारे पर्सनल नंबर पर उनके व्हाट्सएप नंबर सेंड करें ताकि हम शीघ्र ही उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें, ताकि इन ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा उनको भी मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन वीडियोज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, इनको लाइक करें। थैंक यू। आज की इस ऑनलाइन कक्षा